हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है पढ़ेंगे एक LCR सीरीज सर्किट। ये अल्टरनेटिंग चैप्टर में आता है, अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में हमारा है LCR सीरीज सर्किट। तो LCR सीरीज सर्किट को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो LCR में हमारा L ये लगा हुआ है इंडक्टर, ये कैपेसिटर लगा हुआ है और ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये तीनों ही एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ, अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ हमारे कनेक्टेड हैं। और उस अल्टरनेटिंग सोर्स का जो वोल्टेज है वो हमारा लिखा हुआ है V = V0 sin ω t, वेयर V0 जो होता है इसको पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं। इस V0 को हम लोग क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू बोलते हैं। ये हमारा पीक वैल्यू है। और ये जो ओमेगा है ये हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ये क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, जिसकी वैल्यू हमारी 2πf या 2π/t होता है। f जो यहाँ पे हमने मार्क किया, ये f हमारी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो t है ये हमारे टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये जो V0 होता है ये कुछ इस तरीके से भी होता है, Vrms × √2, ठीक है। तो Vrms के √2 टाइम्स V0 की वैल्यू होती है, पीक वैल्यू की वैल्यू होती है। और ये जो है ये RMS वैल्यू होता है, ठीक है। RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है, ठीक है। और ये एक्चुअली में जो हम लोग वोल्टेज वगैरह मेजर करते हैं, हमारा जो सर्किट में, जो हमारे AC सप्लाई में हमारे करंट या वोल्टेज जो हम लोग मेजर करते हैं वो एक्चुअल में यही वाली वैल्यू होती है। करंट भी अगर जो हम मेजर करते हैं 2 एम्पियर 4 एम्पियर, वो भी हमारी IRMS की ही वैल्यू होती है, ठीक है ना। हमारा जो अमीटर होता है, जो हम लोग प्रेजेंट टाइम में जो भी हमारी करंट हमारे घरों में फ्लो करती है, उसका अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर करते हैं या हम करंट की वैल्यू मेजर करते हैं तो वो हमारा RMS वैल्यू ही मेजर करके देता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें कि अगर हमारे पास कहीं क्वेश्चन में लिखा है सपोज दैट कि 220 वोल्ट और उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो लिखा है 50 हर्ट्ज, तो 220 वोल्ट का मतलब है कि इस वोल्टेज की RMS वैल्यू, यानी कि ये किसकी वैल्यू है? Vrms की वैल्यू है, और ये फ्रीक्वेंसी हमारा गिवन है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे पास किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कोई पर्टिकुलर वोल्टेज गिवन है इस तरीके से और उसकी फ्रीक्वेंसी साथ में दे रखी है, तो ये जो वोल्टेज होता है ये हमारा RMS वोल्टेज होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशंस थे जो मैंने आपको यहाँ पे बताए। फिलहाल मैं इन चीज़ों को मिटाता हूँ और अब पूरा LCR सीरीज सर्किट को अच्छे से और समझते हैं। देखो, इंडिविजुअली अगर हम बात करें, इंडिविजुअली L की, इंडिविजुअली C की और इंडिविजुअली R की अगर हम बात करें, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से ज़रा इस चीज़ को देखना कि जब हमारे पास सर्किट में केवल रेजिस्टेंस होता है, केवल रेजिस्टेंस होता है, ध्यान रहे क्या बोला मैंने, कि जब हमारे पास सर्किट में केवल रेजिस्टेंस होता है तो जो हमारा करंट होता है और जो हमारा वोल्टेज होता है वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में होता है, और इसके बीच हमारे पास कोई फेज एंगल नहीं होता। यानी फेज एंगल की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पे 0 होती है। जब हमारे पास कैपेसिटर होता है तो कैपेसिटर के केस की अगर हम बात करें तो हमारा करंट और वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर जो होता है उसके बीच में π/2 एंगल का फेज डिफरेंस आता है। कितने डिग्री का फेज डिफरेंस आता है? π/2 एंगल का फेज डिफरेंस आता है। सिमिलरली अगर हम केवल इंडक्टर की अगर हम बात करें तो इंडक्टर में हमारा करंट और जो वोल्टेज है इसका, यानी इसका वोल्टेज और इसमें सप्लाई होने वाली करंट, इसमें हमारा π/2 एंगल का फेज डिफरेंस आता है। अब ये भी, यहाँ भी फेज डिफरेंस π/2 एंगल है, यहाँ भी फेज डिफरेंस π/2 एंगल है, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये देखो डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर के केस में, यानी कैपेसिटर में हमारा जो करंट है वो पाई एंगल आगे है और ये π/2 एंगल आगे है, और ये वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर जो है π/2 एंगल पीछे है। यानी कि जो करंट है वो लीड कर रहा है π/2 एंगल से वोल्टेज से, और यहाँ पे जो है हमारा वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से π/2 एंगल से। तो इस बात को ध्यान रखना कि कैपेसिटर के केस में हमारा जो वोल्टेज होता है कैपेसिटर का, वो उसमें फ्लो होने वाले करंट से π/2 एंगल लैग करता है, और जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर के केस में हमारा जो वोल्टेज होता है वो करंट से π/2 एंगल लीड करता है, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने अभी आपको बताया, और इस चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अब हम आ जाते हैं इसके फेजर डायग्राम पे, ठीक। अब फेजर डायग्राम के बाद हम निकालेंगे कि ये जो अप्लाइड वोल्टेज V = V0 sin ω t है, यानी कि अप्लाइड वोल्टेज ये है, ये इसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट देगा, ठीक है। तो देखो बेटा,
अब समझते हैं कि अगर हम सबके लिए करंट देखो हॉरिजॉन्टल लाइन पे बना रखा है, तो हमने यहाँ पे भी फेजर डायग्राम में भी, ये हमारा फेजर डायग्राम है, ये हमारा क्या है, फेजर डायग्राम है। ठीक, तो ये हमारा फेजर डायग्राम है। हमने करंट को हॉरिजॉन्टल लाइन पे लगा दिया। वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो सिमिलरली उसी लाइन पे लाई करता है। तो वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस उसी लाइन पे हमारा लाई कर रहा है, बिकॉज दे आर इन सेम फेज, इनके बीच कोई फेज डिफरेंस हमारा नहीं होता है। अब आ जाते हैं कैपेसिटर वाले पे। कैपेसिटर में हमारा वोल्टेज जो है π/2 एंगल लैग करता है। तो देखो करंट से π/2 एंगल नीचे की तरफ हमने वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर बना दिया हमने, ठीक है। एंड सिमिलरली इंडक्टर के केस में अगर आप ध्यान से देखो तो वोल्टेज जो है करंट से π/2 एंगल लीड कर रहा है। तो करंट से वोल्टेज ऑफ इंडक्टर लीड कर रहा है π/2 एंगल, यानी ये आपका एंगल जो है π/2 है, ये भी हमारा एंगल π/2 है। अब आते हैं कि अगर हम निकालें कि भाई इन वोल्टेज, इस वोल्टेज को सबसे पहले अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इन दोनों वोल्टेज का पहले सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं ऐसे, VL माइनस VC। तो ये वाला वोल्टेज भी यहाँ पे आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दिया। ये वैसे ही होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है सपोज 5 न्यूटन और ये लग रहा है सपोज 8 न्यूटन, तो हमारा नेट फोर्स किधर काम करेगा। तो पता चला कि नेट फोर्स हमारा इस बॉडी पे ऊपर की तरफ काम करेगा 3 न्यूटन से, क्योंकि ये जो 8 न्यूटन है इसको हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, 5 न्यूटन और 3 न्यूटन। ये 5 न्यूटन ये इस 5 न्यूटन को कैंसिल कर देगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और 3 न्यूटन से हमारा बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सिमिलरली हम ये कंसीडर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि सपोज ये बड़ा है, या ये कह लो कि ये हमारे ऊपर है। इस तरीके से देखा जाए तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव होती है। तो मान लेते हैं कि चलो ये नेगेटिव वोल्टेज है एक तरीके से, तो इसमें से जब इसको यानी कम वैल्यू वाली वोल्टेज है, तो अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट टोटल का टोटल इसी लाइन पे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा VL माइनस VC और ये हमारा वोल्टेज है। अब इन दोनों वोल्टेज का रिजल्टेंट वोल्टेज कहीं इनके बीच में काम करेगा, ठीक है। वोल्टेज ऑफ रजिस्टर और वोल्टेज ऑफ इनका जो डिफरेंस आया, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट वोल्टेज आया VL माइनस VC, इन दोनों इसका ये वोल्टेज पूरा और ये VR आपस में कहीं ना कहीं इनके बीच में रिजल्टेंट वोल्टेज काम करेगा, यानी इसका और इसका रिजल्टेंट VL माइनस VC और VR का रेजिस्टेंस इन दोनों लाइन के बीच में कहीं काम करेगा। मान लेते हैं कि वो करंट से फाई एंगल पे यहाँ पे काम कर रहा है। तो अब बात आई कि इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी और इस वोल्टेज को हम कैसे निकालेंगे। तो चलो उस वोल्टेज को हम लोग निकालते हैं और ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग नोट कर लेना एक बार और ध्यान देना इन सारी चीज़ों को, फिर आगे चलते हैं। देखो बेटा, देखो बच्चों, तो अब हमने निकाला कि ये अगर यहाँ पे है तो हम ये मान लेते हैं कि ये वाली लाइन यहाँ पे आ जाएगी, तो ये वैल्यू भी हमारा ये वाला यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं कि VL माइनस VC हो गया और ये हमारा VR हो गया। तो ये हाइपोटेन्यूज बन गया कि नहीं, यानी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह काम कर रहा है कि नहीं। तो जब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह काम कर रहा है तो ये वाली लाइन रिजल्टेंट है और हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर क्या होता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कोई भी आप लिख सकते हो। तो V² प्लस VL माइनस VC का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हर किसी को पता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कि V बराबर क्या होता है I इंटू R, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे वोल्टेज ऑफ रजिस्टर की बात करें तो भाई सोर्स है तो सोर्स तो हमारा इसमें कोई करंट हमारा सप्लाई करेगा ना, अल्टरनेटिंग करंट, कि नहीं करेगा। सोर्स है तो हमारा कोई अल्टरनेटिंग करंट इसमें सप्लाई करेगा ही करेगा। सपोज जो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू I है और रेजिस्टेंस वाला, इसका रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस भी R ही होगा। तो VR की वैल्यू तो हमारे पास सिंपली I इंटू R आ गया। अब VL की अगर हम बात करें तो VL जो है इसमें भी करंट इंटू इससे इसकी रेजिस्टेंस, और इसकी रेजिस्टेंस को हम लोग एक्सेल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एक्सेल से लिखते हैं। तो ये हमारा आ गया I इंटू एक्सेल, I इंटू एक्सेल। एक्सेल को क्या कहते हैं ये समझ लो, एक्सेल को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेल को। ये भी रेजिस्टेंस है, इसको बोलते हैं मान लो ऐसे रेजिस्टेंस ड्यू टू L, कॉल्ड L लिख दिया इंडक्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस ड्यू टू इंडक्टर कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। सिमिलरली अब बात कर लेते हैं इसके वोल्टेज के लिए। तो कैपेसिटर का हमारा वोल्टेज आ गया I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, तो रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर को XC लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया I इंटू XC। अब यहाँ जो हमारा XC है
इसको भी बोलते हैं, ये रेजिस्टेंस किसके वजह से, ड्यू टू कैपेसिटर। तो ये है रेजिस्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर, ठीक है, या रेजिस्टेंस ड्यू टू सी, इसको बोलते हैं इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। कॉल्ड के बाद मैंने ऊपर वाले लाइन में यहाँ लिख दिया है, कोई दिक्कत वाली बातें हैं नहीं, क्योंकि नीचे अगर लिख दूंगा तो हो सकता है दिखाई दे या ना दे, इसलिए मैंने थोड़ा उसका उल्टा लिख दिया, ऊपर लिख दिया। तो समझने के लिए आप समझो कि वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर हमारा कितना आ गया, I इंटू आर आ गया। वोल्टेज ऑफ इंडक्टर हमारा कितना आ गया, I इंटू एक्सएल आ गया, वेयर एक्सएल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर कितना आ गया हमारा, I इंटू एक्सी, एक्सी हमारी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो एक्सएल हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है, एक्सी हमारी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस ड्यू टू इंडक्टर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन इस वाले वैल्यू में हम क्या कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ये सारा वैल्यू, ये तीनों वैल्यू उठा के हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले इतनी चीज़ों को आप फटाक से नोट कर लो, और नोट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। देखो अब हमने यहाँ वैल्यू रखना शुरू कर दिया कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया आई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे आ गया आई इंटू एक्सएल आई इंटू एक्सी का होल ऑफ स्क्वायर। अब आ गया आई स्क्वायर आर स्क्वायर, आई स्क्वायर कॉमन मिल गया, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ हमारा है वी स्क्वायर। देखो यहाँ भी आई स्क्वायर है और इसमें भी आई स्क्वायर है, ये फिर से कॉमन मिल गया, तो आ गया आई स्क्वायर। अब देखो क्या बचा, तो आर स्क्वायर इंटू एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा क्या है, वी स्क्वायर। तो अब हमने लिख लिया वी अपन ये जो आई था इसको डिवीजन में ले आए, दोनों का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर था इस पे भी स्क्वायर था। अब लिखा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब V अपॉन आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। लेकिन अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको रेजिस्टेंस ना कह के, क्योंकि ये जो इन सब का इक्विवेलेंट आया, इन सब का ये इक्विवेलेंट आया, यानी कि इसमें रेजिस्टेंस भी है कंडक्टर का, इंडक्टर का भी रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर का भी रेजिस्टेंस है, ये तीनों कंपोनेंट का, यानी इन तीनों का रेजिस्टेंस इंक्लूडेड है इस वाले वैल्यू में। तो इस चीज़ को अब हम लोग रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। यानी अगर केवल कंडक्टर है, आप ये समझो कि केवल कोई कंडक्टर है और इसका अगर रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करते हैं तो उसे हम रेजिस्टेंस ही कहेंगे, उसे हम केवल रेजिस्टेंस ही कहेंगे, ठीक है। तो कंडक्टर्स हमारे जितने भी कनेक्टेड हो किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, उसमें हम लोग जो रेजिस्टेंस होगा उसे रेजिस्टेंस ही बोलेंगे। लेकिन जब डिफरेंट कंपोनेंट की वजह से जो रेजिस्टेंस आता है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप देख लो कि एक सीरीज सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, कंडक्टर कोई है उसका रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटर का भी अपना एक रेजिस्टेंस है, इंडक्टर का भी अपना एक रेजिस्टेंस है। तो अब ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं और तीनों का रेजिस्टेंस अगर हमें एक साथ लिखना हो तो उस रेजिस्टेंस को हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं। या अगर किसी दो का भी आपस में लिखना हो तो भी हम उसे इम्पीडेंस ही बोलेंगे। और इंडिविजुअल अगर इसका लिखना है तो मैंने बताया ही, कैपेसिटर का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस। लेकिन अगर किसी दो कंपोनेंट का लिखना हो कि आर और सी का लिखना है तो उसे भी इम्पीडेंस बोलेंगे, एल और सी का रेजिस्टेंस लिखना हो उसे भी इम्पीडेंस बोलेंगे, आर और एल का लिखना हो उसे भी इम्पीडेंस बोलेंगे, और एल सी आर तीनों का रेजिस्टेंस लिखना हो उसे भी। और उस इम्पीडेंस को हम लोग किससे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं। इम्पीडेंस को हम लोग किससे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं, ठीक है। तो इस जगह अब हमने क्या लिख दिया कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल ऑफ स्क्वायर। तो यह हमारा जेड की वैल्यू आ गई यहाँ से कि रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये इस एलसीआर सीरीज सर्किट का इम्पीडेंस है, या ये कह लो कि ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। ये क्या कह लो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कह लो, या ये कह लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह लो, या यही वैल्यू हमारी इम्पीडेंस कही जाती है। क्या कही जाती है, इम्पीडेंस, जिसको कि जेड हमने लिखा है,
ठीक है। तो ये हमारा इम्पीडेंस है LCR सीरीज सर्किट का। तो ठीक है, अब अगर इसी चीज़ में यहाँ पे देखना है, एक और चीज़ मैंने लिख रखा है कि अगर हम वोल्टेज के बजाय उसके रेजिस्टेंस वाले कंपोनेंट को दिखाएं, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस, तो उसका भी करंट के साथ कुछ ऐसे ही ग्राफ बनेगा कि फेजर डायग्राम में देखो आई तो अपनी जगह पे है, तो वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर कंडक्टर वाला या रेजिस्टेंस उसी डायरेक्शन में काम करेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, तो आई और आर सेम लाइन पे काम करेगा। वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर हमारा π/2 फेज एंगल आगे है करंट से, तो इसका मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है इंडक्टिव रिएक्टेंस वो भी हमारा आगे होगा, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी हमारा आगे है। सिमिलरली कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारा पीछे है। फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का डिफरेंस जैसे यहाँ पे वैसे इनके रेजिस्टेंस के टर्म में हम लिख सकते हैं, तो इसको हम यहाँ लगा सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस भी यहाँ लगा सकते हैं। फिर इन दोनों का जो वैल्यू, यानी ये जो वे जिस लाइन पे आया उसी लाइन पे हमारा क्या काम करेगा, इस सर्किट का इम्पीडेंस भी काम करेगा। ठीक है, इसी लाइन पे हमारा इम्पीडेंस भी काम करेगा। ठीक, अब अगर आप इस सर्किट में इम्पीडेंस का फॉर्मूला तो आपको मिल गया। अब अगर ये पूछ लिया जाता है कि इफेक्टिव फेज डिफरेंस क्या होगा करंट और हमारा जो फाइनल वोल्टेज है इसके बीच में, तो हमने कहा ये तो दोनों के बीच का फेज एंगल कितना है, फिगर में फाई है, तो फाई हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इतना आप लोग नोट कर लो, फिर हम फाई के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी इसमें और भी चीज़ें हैं जो हम अभी आपको बताएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो ध्यान देना। देखो बच्चों, अब अगर हमें फेज डिफरेंस निकालना है, फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I इन LCR सीरीज सर्किट, तो हमने लिखा कि tan फाई बराबर, तो सिमिलर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा ये वैल्यू है, तो इसको ऐसे भी लिख लो कि VL माइनस VC, बेस हमारा वोल्टेज के टर्म में VR है, और इसके रेजिस्टेंस के टर्म में लिखना चाह रहे हो तो ये वैल्यू VL माइनस VC जो है ये XL माइनस XC के बराबर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि XL माइनस XC अपॉन R केवल, क्योंकि देखो यहाँ भी IXL आएगा माइनस IXC आएगा, और यहाँ IR I नीचे का I कॉमन लेके काट दो, ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब जो बेटा XL होता है ना, ये XL ये इक्वल होता है ओमेगा L के, और ये जो XC होता है ये इक्वल होता है 1/ओमेगा C के। ठीक है, तो XL XC की वैल्यू चाहो तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट इस तरीके से कर सकते हो। तो अब हमारा रिजल्ट क्या बन के आ जाएगा, ये कुछ ऐसे आ जाएगा कि फाई इज इक्वल टू यानी फेज डिफरेंस इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C डिवाइडेड बाई R। ठीक है, तो ये हमारा इनके बीच का फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारा फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है। तो ये चीज़ आप बड़े अच्छे से और ध्यान से देखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे अगर आप लोगों को हो तो आप लोग फ़ौरन कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हो, आपको इससे रिलेटेड जहाँ जो भी समस्या हो। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसी में हम आगे बढ़ते हैं कुछ अलग तरीके के कॉन्सेप्ट पे, कि भाई हम लोगों ने अभी दो चीज़ों का, सीधे 3 चीज़ों का पढ़ा कि LCR है, और LCR में हमारे पास अगर ये सब सिचुएशन इम्पीडेंस कैसे निकालेंगे या इक्विवेलेंट वोल्टेज कैसे निकालेंगे, फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ये इसी सर्किट में एक और सीन होता है कि अगर मान लिया जाए कि XL जो है हमारा, ये XL और XC जो डिफरेंस के बराबर है, अगर ये आपस में ही दोनों वैल्यूज़ बराबर हों, यानी कि इसका रेजिस्टेंस यानी इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस अगर आपस में बराबर हो तो क्या होगा। तो चलो इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो इतना पहले आप लोग नोट कर लो, उसके बाद उस वाले पे बात करते हैं, और ये अच्छे से समझ लेना। इसके बाद इसके स्पेशल केसेस भी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलो तो ये देखो, तो हम लोगों ने जो पढ़ा कि Z जो होता है वो आता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल ऑफ स्क्वायर। अब मैंने कहा यहीं पे कि अगर भाई हमारा जो XL है XC के बराबर हो जाए, कहने का क्या मतलब कि जो ओमेगा L है वो 1/ओमेगा C के बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा। तो हमने कहा कि अगर XL और XC के बराबर हो गया तो ये जो वैल्यू है
ये वैल्यू तो हमारी 0 हो जाएगी। और जब 0 हो जाएगी तो ये जो Z है, ये जो हमारा Z दिख रहा है, ये Z बराबर सीधे सीधे केवल रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगा, यानी कि इन दोनों का रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली सर्किट से नेग्लेक्ट हो गया। तो अब हमारे इस सर्किट में जो करंट की वैल्यू होगी, करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू, वो अचानक से रेज कर जाएगी। क्या कर जाएगी? अचानक से रेज कर जाएगी, मैक्सिमम पहुंच जाएगी। ठीक है, इस फिनोमिना को कि जब हमारा XL और XC बराबर हो जाए, दैट्स वाई जो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ओनली, एंड इन दैट केस करंट इन द सर्किट बिकम्स मैक्सिमम। दिस फिनोमिना इज नोन एज रेजोनेंस। इस पूरी फिनोमिना को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेजोनेंस के नाम से जानते हैं, रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, कि सडनली अचानक से जैसे ही XL और XC आपस में बराबर हुए, इसकी वैल्यू 0 हो गई, टर्मिनेट होके गायब हो गया सीधे सीधे। और जब ये दोनों गायब हो गया तो केवल हमारा जो रेजिस्टेंस बचा वो R के इक्विवेलेंट बचा। और जब R के इक्विवेलेंट बचा तो जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू I हुआ करती थी, वो वैल्यू सडनली रेज कर गई और उसको हमने I मैक्स मान लिया कि कुछ भी रेज कर गया और मैक्सिमम तक पहुँच गया अपने। तो ये जो फिनोमिना हुआ, ये जो फिनोमिना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। अब रेजोनेंस में एक चीज़ पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो चलो अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। तो इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हम लोग इस फार्मूले से इक्वेट करते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे इक्वेट करेंगे ध्यान दे लो, क्योंकि जब XL XC के बराबर होता है तब होता है रेजोनेंस इस सर्किट में। तो हमने कहा कि XL को XC के बराबर कर दें और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल लेंगे। अब आ जाओ यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाले पे थोड़ा सा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं कि XL को XC के बराबर कर देते हैं, दैट इज ओमेगा L को 1/ωc के बराबर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई में ओमेगा को एक तरफ लिख लो तो आ जाएगा ω² और L और C आपस में आ जाएगा LC। तो जब ओमेगा की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा √1/LC। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2πf, तो हमने लिख दिया 2πf = √1/LC। अब यहाँ से आप ध्यान से देख लो कि f बराबर क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा 1/2π √1/LC, या इसको ऐसे लिख लो कि f बराबर 1/2π 1 डिवाइडेड बाई √LC, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट उतना ही होता है। तो हमारी ये जो फ्रीक्वेंसी आई, ये जो फॉर्मूला आया, ये किसका आया? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का आया। यानी ये जो हमारा फॉर्मूला है वो किसका है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का है। ठीक है, तो ये एक चीज़ था जो कि मुझे आपको बताना था, ये आप समझ गए। तो आपने इसमें क्या क्या सीखा कि कैसे LCR सीरीज सर्किट है तो उसका फेज़र डायग्राम हमारा कैसा होगा, उसमें हम कैसे नेट वोल्टेज निकालेंगे, कैसे इम्पीडेंस निकालेंगे और कैसे फेज एंगल निकालेंगे। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें सीखी कि V कैसे निकालेंगे, Z कैसे निकालेंगे, ये फाई कैसे निकालेंगे, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कैसे निकालेंगे। हम लोगों ने रेजोनेंस की सिचुएशन देख लिया थोड़ा सा। अब देखते हैं इसी में और अलग अलग केस कि अगर मान लिया जाए कि हमारा भाई V क्या था, अगर ये तीनों था तो V² की वैल्यू किसके बराबर था? तो VR² प्लस VL माइनस VC के होल स्क्वायर के बराबर था। और Z² की वैल्यू किसके बराबर था? तो R² प्लस XL माइनस XC के होल स्क्वायर के बराबर था। फाई की वैल्यू किसके बराबर था? तो tan इनवर्स, ठीक है, ω/L माइनस 1/ωc बटे में R के बराबर था। इतनी सारी वैल्यू हमारे पास थी। ये इक्विवेलेंट वोल्टेज वाला फॉर्मूला, ये इम्पीडेंस वाला फॉर्मूला और फेज डिफरेंस का फॉर्मूला। अब अगर हम इसी में स्पेशल केस की अगर बात करें, कुछ स्पेशल केसेज आप समझ लो। ठीक, कि अगर हम मान लेते हैं, इसमें डायग्राम भी देखो होते हैं बहुत सारे, वो भी हम आपको बता देंगे कि अगर मान लो कि हमारे पास सर्किट में पहली सिचुएशन, हम 3 अलग अलग कर लें क्या? चलो 3 अलग अलग पढ़ लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास सर्किट में केवल कैपेसिटर है, RC सर्किट है, R और C सीरीज सर्किट है, RC सीरीज सर्किट है। तो जब हमारे पास केवल RC सीरीज सर्किट है, मतलब L वाले टर्म का कोई मतलब नहीं, और उस केस में हमारा जो इक्विवेलेंट यानी RC सर्किट के लिए, RC सीरीज सर्किट के लिए, RC सीरीज
सर्किट की अगर हम बात करें तो आरसी सीरीज सर्किट में सीधा सीधा हमारा एल का कोई मतलब नहीं, तो हमारा जो इक्विवेलेंट वोल्टेज बचेगा उसका स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर के स्क्वायर के। ठीक है, और उसी केस में हमारा जो इम्पीडेंस आ जाएगा वो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर के इक्विवेलेंट। और एंड सिमिलरली जो फेज एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा tan इनवर्स। अब भाई एक्सएल की वैल्यू बची नहीं तो केवल 1/ओमेगा एल, ओमेगा सी बचा, ये जीरो, फिर इस माइनस का कोई मतलब ही नहीं है, इस माइनस का कोई मतलब ही नहीं है, केवल क्या आ जाएगा, तो 1 ये ओमेगा सी आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओमेगा सी इंटू आर हो जाएगा। लेकिन अब इसका फेजर डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास केवल जो फेजर डायग्राम मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा कि इसी पे करंट होगा, इसी लाइन पे वोल्टेज ऑफ रजिस्टर होगा, और ये नीचे हमारा जो होगा, ध्यान रहे, नीचे वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर होगा, और इक्विवेलेंट हमारा जो वोल्टेज होगा वो कुछ इस लाइन पे होगा, और ये हमारा दोनों के बीच का फेज एंगल होगा। और इक्विवेलेंट वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है वो करस्पॉन्डिंग करंट से लैग करेगा फाई एंगल। ठीक है, तो ये बात ध्यान रहे इस सर्किट के लिए। ठीक है, अब लैग करेगा फाई एंगल, तो जब उसका हम ग्राफ बनाएंगे अगर इसके लिए वैसा वाला साइक्लिक अगर हम ग्राफ बनाएं इसके लिए, तो ध्यान देना इसको, ये चीज़ें मैं मिटा दूं क्या, चलो इस वाले फेजर डायग्राम को ना यहाँ पे ये वाले जो है लीनियर वाले इनको मैं मिटा देता हूँ, और यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझ लो इसके कि हमारा जो पीरियोडिक वाले ग्राफ बनते हैं, साइक्लिक जो हमारे ग्राफ बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे आरसी सर्किट के लिए। देखो, तो हमने बता दिया आपको ये सारे रिजल्ट्स हमारे आएंगे, ये सारे रिजल्ट्स हमारे आएंगे। ठीक है, और ये हमारा एक लीनियर फेजर डायग्राम हो गया। अगर हम पीरियोडिक फेजर डायग्राम बनाए अब इक्विवेलेंट करंट और हमारे वोल्टेज का, तो आप देखना कुछ ऐसा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा करंट है, अब वोल्टेज ऑफ रजिस्टर है वो तो सेम उसी लाइन पे था, तो हमारा वो करंट को तो हम इसी लाइन पे मान लो एक तरीके से फिक्स रख दिए अगर, तो करंट को जब इसी लाइन पे हम फिक्स रख दिए तो हम ये मान लो कि ये हमारा करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, मान लो। ठीक, यहाँ पे दो बातें हैं, हम ये कह सकते हैं कि या तो करंट हमारा जो है ये लीड कर रहा है, और जो वोल्टेज है इक्विवेलेंट वोल्टेज आरसी सर्किट का ये हमारा लैग कर रहा है। एक तो हम ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कह सकते हैं। इसी बात के जस्ट उलट हम ये कह सकते हैं चाहे कि अगर वोल्टेज, हाँ तो ये ठीक है, अगर हम मान लो कि वोल्टेज को इस लाइन पे लीड करने का मतलब और लैग करने का मतलब, यहाँ पे चलो हम इसी में समझा देते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, तो हमने ये करंट का ग्राफ हमने बना लिया पीरियोडिक कि ये हमारा 0 है, ये हमारा मैक्सिमम है, और ये हमारा पाई डिग्री है, और ये 2 पाई रेडियन है। ठीक, ये हमारा 3 पाई आ गया। इस तरीके से हमारा ये चल रहा है, ये हमारा ग्राफ। अब इस ग्राफ में क्योंकि हमारी जो करंट की जनरल इक्वेशन होती है वो भी तो यही होती है ना, I0 साइन ओमेगा टी, और इसमें हम वैल्यू जब रखते जाएंगे ओमेगा टी की वैल्यू समझ लो वही है कि 0 रख लो, π/2 रख लो, पाई रख लो, 3π/2 रख लो, 2 पाई रख लो, इसके बाद ये वैल्यू रिपीट करेगा, तो कुछ ग्राफ हमारा इसी तरीके से जाएगा। अब चूंकि हमारा वोल्टेज लैग कर रहा है, तो लैग करने का क्या मतलब है कि अब उसको हम यहाँ से नहीं बना सकते, उसको कहाँ से बनाएंगे, नीचे से बनाएंगे। जब नीचे से बनाएंगे तो वो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा कुछ वोल्टेज वाला ऐसे बनता हुआ चला जाएगा। और ध्यान देना ये है वोल्टेज वाला। ठीक है, तो ये हमारा वोल्टेज का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा अगर हम करंट को इसी लाइन पे रखते हैं तो। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये हमारी V0 की वैल्यू होती है, और ये जो है करंट वाली ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये हमारी करंट की मैक्सिमम वैल्यू I0 होती है। तो ये हमारा आरसी सीरीज सर्किट का इन्फॉर्मेशन, और ये इसका वो फेजर डायग्राम ये भी है, लेकिन ये साइक्लिक है, पीरियोडिक फेजर डायग्राम है। ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये आपने समझ लिया। अब अगर मान लो कि आरसी सर्किट के बजाय हमारे पास एल और आर सर्किट हो, तब क्या हो जाएगा, तो एल आर सर्किट के लिए ये पूरा पहले आप नोट कर लो एक बार, उसके बाद एल आर के बारे में पढ़ते हैं इसी में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ध्यान रहे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एल आर सर्किट पे, एल आर सीरीज सर्किट। तो एल आर सीरीज सर्किट में देख लो, तो भाई एल आर में हमारा सी एब्सेंट हो गया, तो इसको हटा दिया जाए, तो इसको हटा दिया जाएगा तो हमारा वोल्टेज क्या आ जाएगा कि वी स्क्वायर आर प्लस वी स्क्वायर एल के बराबर।
इम्पीडेंस क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा कि आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, अब फाई की वैल्यू निकाला जाएगा तो क्या आ जाएगा कि भैया tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर, ओमेगा एल बाई आर। देख लो यहाँ पे सारा वैल्यू इसी से निकला है कि एक्स बाई सी हमने हटा दिया इसमें, तो सी ये वाला टर्म हमारा, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म गायब, रिमेनिंग जो हमारे बचते चले गए वो हम एज इट इज़ लिख दिए। अब इनका अगर लीनियर फेजर डायग्राम अगर हम बनाएं तो हमको पता है कि भैया करंट तो हमारा यहाँ पे था, वोल्टेज ऑफ रजिस्टर भी यहाँ पे था। अब वोल्टेज ऑफ हमारा इंडक्टर जो है वो दिख रहा है कि π/2 एंगल लीड करता है, तो लीड कर रहा है, तो अब इन दोनों का इक्विवेलेंट वोल्टेज तो इनके बीच में कहीं होगा, तो ये मान लो रिजल्टेंट वोल्टेज है, और ये रिजल्टेंट वोल्टेज करंट से क्या है, फाई एंगल लीड कर रहा है, आगे है पीछे नहीं है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये लीड कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। और इसी तरीके से यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि भैया अगर रेजिस्टेंस के टर्म में अगर बनाना है तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया, और ये हमारा इस सर्किट का इम्पीडेंस हो गया। वो भी इम्पीडेंस भी हमारे करंट वाले से या रेजिस्टेंस से हमारा फाई एंगल पे आगे ही रहेगा। तो इस तरीके से हम ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गया, इसका फेजर डायग्राम हो गया। अब इसका अगर साइक्लिक फेजर डायग्राम हमें बनाना हो तो साइक्लिक फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो ये साइक्लिक फेजर डायग्राम बना लो। चलो ये करंट के लिए अगर हम मान लें भैया ये हमारा करंट हो गया ऐसे, ठीक, क्योंकि करंट का तो आइडेंटिकल ही है, जीरो पे है, तो इसी इक्वेशन के हिसाब से ड्रॉ करते जाएंगे। तो जब इसी इक्वेशन के हिसाब से इसी वैल्यू के लिए जब हम ड्रॉ करेंगे तो जीरो वाले पे हमको जीरो मिल जाएगा, π/2 पे मैक्सिमम मिल जाएगा, पाई पे फिर जीरो मिल जाएगा, इस पे -I0 मिल जाएगा, और इस पे फिर जीरो वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वैल्यू हमारा I0 का है। अब वोल्टेज चूँकि लीड कर रहा है फाई एंगल, तो जब लीड कर रहा है तो वोल्टेज को हमें आगे से बनाना होगा, यानी इस लाइन के जस्ट आगे से बनाना होगा। अब उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, आगे से बनाते हैं, तो ये ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं होनी चाहिए। ये हमारा वोल्टेज का ये -V0 है, और ये चूँकि ध्यान रही ये बात, वोल्टेज का ग्राफ हमेशा करंट वाले से ऊपर होता है, तो थोड़ा हम ऊपर से बनाएंगे इसको, यानी बड़ा बनाना होता है। ठीक है, तो वोल्टेज वाला ग्राफ हमेशा थोड़ा सा बड़ा बनाओगे आप करंट वाले से, ये बात ध्यान रहे। देखो इसको मैं साफ बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। देखो ये हमारा करंट का हो गया मान लो, तो वोल्टेज चूंकि लीड कर रहा है यहाँ पे, तो वोल्टेज का हम लीड करता हुआ बनाएंगे और थोड़ा ऊपर से बनाएंगे ऐसे। ठीक है, और ये लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। जब आइडेंटिकल आप ग्राफ बनाओगे तो आपको पैरेलल ही मिलेगा। ठीक है, जब आप आइडेंटिकल बनाओगे तो ये चीज़ आपको पैरेलल ही मिलेगा। ठीक है, चलो लो, ठीक। तो ये वाली जो वैल्यू है ये करंट की पॉजिटिव में I0 है, और ये वाली वैल्यू नेगेटिव में I0 है। ये वोल्टेज का प्लस में V0 है, और ये वोल्टेज का माइनस में V0 है, यानी ये एम्पलीट्यूड है या पीक वैल्यू है। ठीक, और ये दोनों हमारी इस तरीके से रन करेंगे। ये हो गया हमारा LR सर्किट। अब फिर इसी में बात कर लेते हैं कि अब हमारे पास LC अगर सर्किट हो तो ये दूसरा केस हम लोग पढ़ रहे थे, तीसरा केस देख लो, इसको हम मिटाने जा रहे हैं। एक बार फिर से आप लोग ध्यान से देख लो, उसके बाद हम मिटाते हैं। ठीक, अब अगर हम देखो ये कहें कि भैया अब हमारे पास LC सीरीज सर्किट है। कौन सी सर्किट है, LC सीरीज सर्किट है। तो हमने कहा LC सीरीज सर्किट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर्किट में केवल L होगा और C होगा, रेजिस्टेंस नहीं होगा, बाकी सारा फिगर ऐसे ही होगा, ये नहीं होगा, ये सब ऐसे ही बना रहेगा। अब यहाँ पे देखो तो भैया हमने कहा अब तो R ही नहीं है, तो जब R नहीं है तो इसका मतलब V² बराबर किसके बराबर आ जाएगा, VL माइनस VC के होल ऑफ स्क्वायर के बराबर। इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि भैया V जो है अब ये VL माइनस VC के बराबर हो गया। ठीक, यानी कि सिमिलरली Z की बात किया जाए फिर, या Z² की बात किया जाए तो वो भी ऐसे ही आ जाएगा कि XL माइनस XC का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यानी कि Z बराबर जो आ जाएगा वो भी आ जाएगा XL माइनस XC। इम्पीडेंस भी हमारा ऐसे ही आ जाएगा। अब इसमें फाई की वैल्यू की अगर बात किया जाए तो फाई बराबर हमारा कितना आ गया भाई, तो tan इनवर्स ओमेगा L माइनस 1/ωc के बराबर आ गया। मैंने कहा ठीक है, इसमें भाई देख लिया जाए। अब इसका अगर हम लीनियर फेजर डायग्राम बनाए तो लीनियर फेजर डायग्राम हमारा क्या कहता है कि भैया करंट तो हमारा इस लाइन पे है, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर इस लाइन पे है,
वोल्टेज ऑफ इंडक्टर इस लाइन पे है, ठीक है। अब इसको भाई इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो ये हमारा डायग्राम तो कुछ ऐसे बन गया कि करंट इधर आ गया, वोल्टेज ऑफ दोनों VL माइनस VC इधर चला गया। अब नेट वोल्टेज यहीं पे है और करंट हमारा यहीं पे है, तो दोनों के बीच में फेज एंगल कितना आ गया, तो π/2 का आ गया। यानी यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें फेज एंगल की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, π/2 मिलनी चाहिए। यानी फाई की वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए, π/2 मिलनी चाहिए। कब, वोल्टेज और करंट के लिए अगर हम सिंप्लीफाई करें तो नेट वोल्टेज तो हमारा ये है और करंट हमारा यहाँ पे है, दोनों हमारा π/2 एंगल फेज डिफरेंस में है और ये लीड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा, अब इसके लिए अगर हम केवल इतने इन्फॉर्मेशन के लिए अगर हम साइक्लिक वाला ग्राफ बना देते हैं तो कुछ ऐसे बनेगा, देखो। चूंकि वोल्टेज हमारा लीड कर रहा है तो लीड कर रहा है तो भैया ये यहाँ आ जाएगा और जहाँ ठीक, ध्यान रहे यहाँ पे जब 90 डिग्री का सीन आता है तो जब हमारा करंट मैक्सिमम होगा उस केस में वोल्टेज की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, और जहाँ हमारा वोल्टेज मैक्सिमम होगा वहाँ करंट हमारी मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला हमारा करंट के लिए I0 था, ये हमारा वोल्टेज के लिए V0 है। अब यहाँ पे देखो करंट की वैल्यू 0 है तो वोल्टेज इसके करस्पॉन्डिंग अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है। तो जब 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आता है तो हमारा ग्राफ ऐसे ही बनते हैं। और ये हमारा है 0, ये हमारा पॉइंट π/2 का है, ये पाई का है, ये वाला पॉइंट हमारा, ये दोनों, ये कहाँ गया, ये हमारा 3π/2 है और ये हमारा कंप्लीट पाई है। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये मैक्सिमम है। जब ये करंट मिनिमम होगा तो मैक्सिमम हो जाएगा π/2 के केस में। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हो गया और इसी में हमारा रेजोनेंस वाला सीन यहाँ पे भी आ जाता है कि अगर हमारा भैया यहाँ पे XL और XC बराबर हो गया तो XL और XC बराबर होने का क्या मतलब है, खुद ही देख लो कि भैया XL और XC बराबर हो गया, यानी कि वोल्टेज दोनों का जो है वो सडनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाई XL और XC बराबर हो गया तो Z की वैल्यू 0 हो गई ना। भाई XL और XC को बराबर कर दिया तो Z की वैल्यू यहाँ क्या मिल गई, LC सर्किट में 0 मिल गई, यानी करंट बिकम्स इन्फिनिटी। तब तो करंट अनडिफाइंड चला गया, इतना ज़्यादा हो गया, बढ़ते इतना ज़्यादा मैक्सिमम हुआ कि ये इन्फिनिटी तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहीं से हमारा शुरुआत होता था रेजोनेंस सर्किट का। खैर इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट डे बात करेंगे। आज के लिए केवल LCR सीरीज सर्किट और उससे रिलेटेड LR सर्किट, CR सर्किट, LC सर्किट का ये ब्रीफिंग था जो कि आप लोगों को मैंने बताया, और बीच में हमने रेजोनेंस सर्किट भी आप लोगों को बताया है। तो इतना काफ़ी इंपॉर्टेंट है का इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आज दी, तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाएं। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या हो इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।